नमस्कार साथियों। बहुत दिन के बाद आज फिर से मैं आप लोग के सामने मुखातिब हूँ। आज का जो विषय है वह मेरे हृदय को बहुत आघात पहुँचाया है। इस वजह से काफ़ी व्यस्तता होने के बावजूद भी मैं सोचा कि अपनी दर्द, अपनी समझ, अपनी अभिव्यक्ति को आपके समक्ष जरूर लाऊं। हो सकता है आप मेरी बात से सहमत हों, असहमत हों, लेकिन हमारे कंसर्न पक्ष या विपक्ष के हों, यह एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। इधर भारत की राजनीति में जांच एजेंसियों की भूमिका बहुत बढ़ गई है। कई सरकार को गिराने का प्रयास किया गया, विधायकों को डरा धमका करके केंद्र की जो शासित पार्टी है वह अपने पक्ष में राज्यों में सरकार निर्माण करने का काम किया है। ऐसा नहीं है कि भाजपा पहली ऐसी पार्टी है जो केंद्र में शासन कर रही है और वह अपने छल बल दल का इस्तेमाल सत्ता को मजबूत करने में कर रहा है। इससे पहले भी यह चीज़ें हुई है, चाहे वो कांग्रेस का शासन हो या कोई और पार्टी हो। हालांकि अभी तक के इतिहास में मुख्य रूप से हम लोग कांग्रेस के ही शासन को मानते रहे। नैतिक रूप से कुछ लोग बहुत मजबूत हुए शासन में, जिसमें जवाहरलाल नेहरू हैं, राजीव गांधी हैं, शास्त्री जी हैं और भी कई लोग हैं। हो सकता है उनका नाम हमारे याददाश्त से छूट रहा हो, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि हम राष्ट्र निर्माण में उनकी भूमिका को नज़रअंदाज कर दें। एक बार की बात है, यह बहुत फेमस कहानी है कि देश अभी अभी आज़ाद हुआ था, समस्याओं से जूझ रहा था और उस वक्त कहते हैं कि नेहरू के कैबिनेट में जो सबसे छोटा कद का व्यक्ति था वह नेहरू था। बाकी जितने भी लोग थे, कई स्टेट के मुख्यमंत्री का कद भी नेहरू से काफ़ी ऊंचा था, जिसमें एक हमारे बिहार के श्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह का भी नाम आता है। सुनने में आता है कि वह नेहरू के प्रधानमंत्री बनने के बाद भी उनका उद्बोधन तुम से ही किया करते थे। वह जमाना था जब लोहिया जैसे लोग देश के राजनीति में थे, जो अपनी बात विवाद और अपनी बातों को तथ्यपूर्ण तर्कपूर्ण तरीके से रखने के लिए बहुत विख्यात थे। एक बार इसी संदर्भ में कहानी आता है कि एक बुढ़िया को वह आगे करके नेहरू से एक सवाल करवाना चाह रहे थे कि देश आजाद हो गया और हम जैसे बुढ़िया को क्या मिला है। तो उन्होंने उस बुढ़िया को प्रोवोक किया कि वह जाकर के नेहरू के ग्रीवान को पकड़ करके पूछे कि तुम तो प्रधानमंत्री बन गए हो, हमको क्या मिला। तो इसका बहुत सहजतापूर्वक नेहरू जवाब देते हैं कि दाई, आज तुम भारत के प्रधानमंत्री का गिरेबान पकड़ के यह बात पूछ रही हो कि हमें क्या मिला। इसी को पाने के लिए हम लोगों ने इतना बड़ा संघर्ष किया है कि देश का हर नागरिक प्रधानमंत्री का गिरेबान पकड़ के यह पूछ सके कि हमको क्या मिला। लोकतंत्र का यही उपलब्धि है जिसकी चर्चा जवाहरलाल नेहरू अपनी भाषणों में कर रहे थे। एक ऐसा दौर भी आया जब देश घोषित आपातकाल का सामना किया। इंदिरा गांधी जैसे सशक्त नारी को, सशक्त प्रधानमंत्री को भी धूल चटा दिया और उनको भी हार का सामना करना पड़ा। ये अलग बात है कि फिर देश ने उसी इंदिरा गांधी पर फिर से विश्वास किया और उनको फिर से सत्ता सौंपी और आने वाले समय में अपनी सेकुलर विचारधारा के कारण, जबकि
उनके ही सुरक्षा व्यवस्था में जुड़े हुए लोगों ने कहा था कि मैडम, किसी भी सिख को आपके सुरक्षा में रखना आपकी जान को खतरे में डालना है। लेकिन उन्होंने कहा कि भारत का जो स्वरूप है, विविधतापूर्ण स्वरूप है, सेकुलर स्वरूप है, सर्वसमावेशी स्वरूप है, अगर हम किसी सिख को अपने सुरक्षा व्यवस्था से हटाते हैं तो यह भारत के संविधान का मर्डर हो जाएगा। इससे बढ़िया है कि वह व्यक्ति हमारे सुरक्षा में रहे और हम भविष्य की खतरा के प्रति सचेष्ट रहें ताकि ऐसा कुछ नहीं हो सके। और खुफिया विभाग का जो यह जानकारी था वह सच साबित हुआ, वह दुःस्वप्न सच बनकर के सामने आया और उनकी हत्या एक सिख चरमपंथी ने कर दिया। इस प्रकार की घटनाएं हुई हैं। देश में शहीद होने वाले लोगों की कमी नहीं है। राजीव गांधी भी आतंकवादी घटना के शिकार हुए। लेकिन इन सब में अरविंद केजरीवाल अलग है। अलग इसलिए है कि वह अब तक का सबसे पढ़ा लिखा और सबसे जुझारू मुख्यमंत्री के रूप में मैं उनको स्वीकार करता रहा हूं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि उनकी जो राजनीतिक सोच है, राजनीतिक जो उनका कदम है, वह पारंपरिक नहीं होता है। आज तक हम कभी यह सोचे ही नहीं थे कि किसी मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया जाएगा और वह बिना इस्तीफा दिए हुए जेल में मुख्यमंत्री के रूप में रह जाएगा। यह एक बहुत साहस का काम है। मैं एक समय इस हद तक डर गया था कि नरेंद्र मोदी जिसको चाहेंगे, जब चाहेंगे तब सरकार गिरा देंगे, तब सरकार बदल देंगे। संयोग से हेमंत सोरेन हमारे ही कॉलेज के छात्र रहे हैं, बीआईटी मिश्रा के छात्र रहे हैं, हमारे अग्रज हैं, हमारे भाई हैं, हमारे बड़े भाई हैं। ये साहस उनके अंदर भी नहीं आया। इसी को हम पिछड़ापन बोलते हैं। इसी कारण हम बोलते हैं कि SC ST को आज भी रिजर्वेशन की जरूरत है। वह इसलिए है क्योंकि हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बनने के बाद भी इतना साहस नहीं कर सका कि हम इस्तीफा नहीं दें। उनसे जबरदस्ती ईडी ने इस्तीफा ले लिया। और सबसे बड़ी बात है कि ऐसे केस में इस्तीफा लिया कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से उसका कोई सर पैर है ही नहीं। बिना सर पैर के केस के सत्ता को गिराया जा रहा है, सत्ता को परिवर्तित किया जा रहा है। आप सोचिए कि कैसा जयचंद पैदा हुआ। आप कल्पना कीजिए कि जब हेमंत सोरेन के मन में चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री बनाने का सोच आया होगा तो उनके मन में कितना विश्वास होगा उस व्यक्ति के प्रति, कितना आस्था होगा उस व्यक्ति के प्रति। सब जानता है कि झारखंड ने हेमंत सोरेन को मुख्यमंत्री के रूप में चुना था। हेमंत सोरेन की सरकार को छल बल से गिराया गया था और चंपई सोरेन को उसी का मौका मिला था। लेकिन भाजपा और नरेंद्र मोदी की सरकार ने चंपई सोरेन के साथ शतरंज का, राजनीति के शतरंज का वह खेल खेला कि अब चंपई सोरेन न घर के हैं न घाट के हैं। अरविंद केजरीवाल ने मेरे सोच से बहुत आगे जाकर के रिजाइन नहीं किया। एक और चीज मैं इसमें असहज देखता हूं कि अरविंद केजरीवाल को अपने पार्टी का प्रचार करने का मौका मिला, हेमंत सोरेन को नहीं मिला। यह सुप्रीम कोर्ट के सामने भी सवाल है कि एक आदिवासी के बेटे को क्यों नहीं मिला अपने पार्टी का प्रचार करने का मौका, अरविंद केजरीवाल को क्यों मिला। अरविंद केजरीवाल के केस में तो कुछ सकल स्वरूप भी नजर आता है, हेमंत सोरेन के केस में तो कुछ नजर आता ही नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं कि आरक्षण आज भी जरूरी है। और
आज जब अरविंद केजरीवाल इस्तीफा दिए हैं तो मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल की नैतिक हार हो गई, हमारी नैतिक हार हो गई। मैं संविधान को लड़ते हुए देखना चाहता हूं, मैं संविधान को अपने लिए लड़ते हुए देखना चाहता हूं। मैं उस संविधान के प्रति इतना आश्वस्त हो गया था जो आज भी जेल में जाने के बाद भी अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाए हुए था। हो सकता है राजनीतिक गोटी के आधार पर अरविंद केजरीवाल को लग रहा हो कि उनका मुख्यमंत्री पद छोड़ देने से उनके पार्टी के राजनीतिक भविष्य ज्यादा सुरक्षित है। तो यह निर्णय का मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता हूं, लेकिन मैं जो उनसे अपेक्षा किया था वह यह किया था कि आने वाले समय में, हालांकि कोर्ट ने इस बात का विकल्प दिया था कि अगर एलजी को लगता है, उपराज्यपाल को लगता है कि मुख्यमंत्री का कहीं साइन करना जरूरी है, अगर दिल्ली का कामकाज उससे बाधित हो रहा है तो उसके लिए राज्यपाल मुख्यमंत्री के पास कोई फाइल भेज सकते हैं। लेकिन यह बात भी सोचने का है, जब भारत का संविधान किसी मुख्यमंत्री को गिरफ्तारी के बाद इस्तीफा के लिए मजबूर नहीं कर रहा है तो उस व्यक्ति को काम करने का अवसर भी मिलना चाहिए था। अरविंद केजरीवाल का जेल जाने से बहुत कुछ सामने आया। अब नरेंद्र मोदी जैसा क्रूर शासक भी अपने मन से किसी को इस्तीफा देने के लिए मजबूर नहीं कर सकता है। यह तो तय हो गया, यह एक न्यू अरविंद केजरीवाल ने देश के सामने गार करके चला गया है। लेकिन अब जो मैं चाहता था वो यह चाहता था कि आगे की लड़ाई कोर्ट के सामने अरविंद केजरीवाल लड़ता। यह अरविंद केजरीवाल का ही बूते की बात है कि वो लड़ सकता था, लेकिन अरविंद केजरीवाल का इस्तीफा देना मुझे लगता है कि इस देश के हर नागरिक का नैतिक हार हुआ है। राजनीति में आप चुनाव जीत जाइए, यह एक अलग विषय है, लेकिन भारत का संविधान हार जाए तो यह समझिए कि देश का 140 करोड़ जनता हार गया। मैं चाहता था कि कोई नरेंद्र मोदी सपने में भी नहीं सोच सके कि किसी चुनी हुई सरकार को हम जेल में बंद करके उसको काम करने से रोक सकते हैं, जनता के बीच दबाव बना करके उसका इस्तीफा ले सकते हैं। आखिर नरेंद्र मोदी चाहते भी तो यही थे। कहाँ चाहते थे कि अरविंद केजरीवाल जेल चला जाए? वो तो सिंपल इतना ही चाहते थे कि या तो अरविंद केजरीवाल उनके सामने सरेंडर हो जाए, उनके पार्टी के साथ गठजोड़ कर ले, या वो मुख्यमंत्री से इस्तीफा दे दें और आप पार्टी का नामो निशान खत्म हो जाए। अगर यही अरविंद केजरीवाल इस लड़ाई को थोड़ा और आगे बढ़ाते, यह कम बड़े सौभाग्य की बात नहीं है कि आज जो राजनीतिक रूप से क्षरण देश का हो रहा है, भारत का प्रधानमंत्री विश्व का सबसे झूठा प्रधानमंत्री आज के तारीख में सिद्ध हो रहा है। ऐसी अवस्था में जब अरविंद केजरीवाल कोर्ट से यह आदेश लेकर के लौटते कि नहीं, एक मुख्यमंत्री को पर कोई झूठा आरोप लगा करके उनको काम करने से नहीं रोका जा सकता है। अगर कोई व्यक्ति पर यह आशंका है कि वह सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकता है तो यह कोर्ट की जिम्मेवारी है कि उसके काम काज या उनके रहन सहन पर इस प्रकार से पहरेदारी की जाए कि वह किसी सबूत को छेड़छाड़ नहीं कर सकता है, और अधिक से अधिक उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता, उसकी सामाजिक जिम्मेवारी और संवैधानिक जिम्मेवारी को भी संरक्षित किया जाना बहुत जरूरी है। सवाल इतना ही नहीं है कि हम उसको बेल दे दिए। अभी तो हम आश्चर्यचकित थे कि कोर्ट ने बेल अरविंद केजरीवाल को दिया, दिल्ली के मुख्यमंत्री को तो अभी जेल में रख लिया था। दिल्ली के मुख्यमंत्री को कब बेल मिलेगा? यह सवाल सुप्रीम कोर्ट के पास जाना चाहिए कि हुजूर महामहिम, दिल्ली के मुख्यमंत्री को भी आप वहां से रिहा कीजिए। अगर आपको आशंका है कि वह सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकता है तो उस संभावना को न्यून कीजिए। और सबसे बड़ी बात, जो केस सालों से चला आ रहा है, अगर कोई मुख्यमंत्री उसके सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकता था
तो 7 साल 8 साल के केस में सबूत अब बचा ही कितना होगा कि जिसको खत्म करने की उसकी जरूरत होगी। जितना खत्म करने का होगा उतना से तो ज्यादा वो खत्म कर चुका होगा। हो सकता है वहां पर नामो निशान नहीं मिला, शायद यही एक वजह रहा होगा कि आप सबूत ढूंढते रह गए, कुछ नहीं मिला। दूसरी चीज जो सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाया कि नीति और भ्रष्टाचार के बीच एक रेखा होनी चाहिए। आज आप ताकतवर हैं, आप यह याद रखिएगा कि कांग्रेस के समय में भले ही विपक्ष या सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर जांच हुई हो, लेकिन जांच हुआ और कांग्रेस पर एक भी आरोप सिद्ध नहीं हुआ। आज की स्थिति इतनी बदतर हो गई है कि हम सुप्रीम कोर्ट से भी यह अपेक्षा नहीं कर सकते हैं कि वह सेबी के प्रमुख की जांच करा सकती है, वह राफेल घोटाले का जांच करा सकती है, वह जीएसटी घोटाले की जांच करा सकती है, वह कोविड में हुए दवाइयों में घोटाले की जांच करा सकती है, पीएम केयर फंड में हुए घोटाले की जांच करा सकती है। आखिर भारत का नेशनल सिंबल यूज करके कोई भी व्यक्ति, निजी संगठन उसको कैसे घोषित कर सकता है? आप सोचिए, नरेंद्र मोदी ने वह अपराध किया। देश का पहला ऐसा प्रधानमंत्री है जिसके राज्य में बलात्कारियों का खुलेआम सम्मान हुआ। देश का पहला प्रधानमंत्री है जिसके समय बलात्कारियों को बेल दिया जा रहा है। मैं ये नहीं कहता हूं कि कोलकाता में जो हुआ वो कमतर था, लेकिन जब समीक्षा होगा काम का तो यह होगा कि ऐसी घटनाओं में सरकार से हमको क्या अपेक्षा है। अरविंद केजरीवाल हमारे लिए एक उम्मीद थी। मैं संघर्ष का वो जिस प्रकार से खुद को क्रांतिकारी मुख्यमंत्री कहते हैं, उनको कहने की जरूरत नहीं पड़ती। सब मानते हैं कि वो क्रांतिकारी है, उनके पास जानकारी है। उनकी छाती की साइज भले ही इंची टेप में 56 नहीं पुरता हो, लेकिन अगर वह आध्यात्मिक तौर से नापा जाए तो लाखों मोदी के छाती से उनकी छाती बड़ी होगी। एक साथ सभी मोदी को अगर खड़ा करके भी उनकी छाती को नाप दिया जाए तब भी एक अरविंद केजरीवाल की छाती के बराबर उसकी छाती नहीं हो सकती। मेरी अपेक्षा थी कि अरविंद केजरीवाल इस लड़ाई को और आगे बढ़ाते। खुद को तो जेल से बाहर निकाल लिए, दिल्ली के मुख्यमंत्री को भी जेल से बाहर निकालते, उसका भी बेल कराते। अरविंद जी, आप भले ही राजनीतिक रूप से हो सकता है जनता आपको ईमानदार मान ले, लेकिन मैं नैतिक रूप से, राजनीतिक रूप से आपको कभी ईमानदार नहीं मान सकता हूं। मेरे मन में हमेशा यह खटक बना रहेगा कि इतनी बड़ी लड़ाई जीत करके, इतना बड़ा लकीर खींच करके आपने लकीर को पूरा नहीं किया, थोड़ा सा छोड़ दिया। इतना ही कह करके मैं आज का वीडियो को यहीं विराम देता हूं। उम्मीद करता हूं कि देश में फिर कोई अरविंद केजरीवाल आएगा, फिर कोई पागल बादशाह उसको जेल में कैद करना चाहेगा, और इस बार का जो अरविंद केजरीवाल होगा वह सिर्फ अपना बेल नहीं कराएगा, अपने साथ जो संवैधानिक मर्यादा को जो जेल में लेकर के गया था उसका भी बेल करा करके बाहर आएगा। आप सबसे विनम्र निवेदन है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर हमारे आप मंतव्य से सरोकार रखते हैं तो कमेंट करें, कोई सलाह है तो कमेंट करें। इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने इष्ट मित्रों के बीच में फैलाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी आशा उम्मीद के साथ मैं आज के वीडियो को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।